हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी काइट यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस एक्सप्लोरेशन बुक के 6 चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 वीडियो है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 था ना, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप लोग पहले पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन वहां पे डिस्कस कर लिए गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर 6.41। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 10 kg के एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि एक 10 kg का बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, तो वो किस हिसाब से मूव कर रहा है, किस टाइम पर उसका क्या वेलोसिटी है ना, उसका ग्राफ आपको यहाँ पे बना करके दिया हुआ है, जो कि आप फिगर 6.41 में देख सकते हैं। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसका यूज करते हुए आपको क्या करना है, इसका यूज करते हुए ना आप लोगों को कितना फोर्स लग रहा है उस 10 kg के मास पे, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन चीजों को लिख देंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है कि मास 10 kg है, तो वो हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितना है, उसको हम लोग यू मान रहे हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। वो कैसे पता चला, वो आपको ग्राफ से पता चला। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, किस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ग्राफ में देखोगे, तो ग्राफ में जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे जब टाइम जो है t इज इक्वल टू 0 है, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे उसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। एंड t इज इक्वल टू 8 पे देखिएगा, ये वाला टाइम t इज इक्वल टू 8 पे उसका जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड हो चुका है। ओके, ये दो अलग अलग टाइम पे उसका अलग अलग वेलोसिटी आप लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग u बोलेंगे, वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है, जो कि t इज इक्वल टू 8 पर जाकर के अटेन हुआ है, वो कितना है, वो है 30 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड इतना वेलोसिटी जो अटेन हुआ है, इसको अटेन होने में कितना टाइम लगा है, उसमें टाइम लगा है 8 सेकंड्स, यानी कि टोटल 8 सेकंड्स का टाइम यहाँ पर लगा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है वो समझिएगा। हमें यहाँ पे निकालना है फोर्स, और फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हमारे पास मास तो है, मास तो आपको दिया हुआ है, जो कि कितना है, मास है 10 kg। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक्सीलरेशन चाहिए। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम भी हमारे पास है, तो एक्सीलरेशन निकालना तो काफी ज्यादा आसान हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए दैट इज एक्सीलरेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे एक्सीलरेशन का। उसके बाद वैल्यूज को पुट करेंगे, v है 30, u है 10 और टाइम है 8। तो यहाँ पर से हमारा जो एक्सीलरेशन निकल करके आ जाएगा, वो आ जाएगा 20/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू ma, मास कितना है, मास है 10, और एक्सीलरेशन कितना है, 20/8 है एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 200/8, ये आ जाएगा। इससे क्या आंसर निकल करके आ जाएगा, 25 न्यूटन। ये आपका यहाँ पर निकल करके आ जाने वाला है। 25 न्यूटन का फोर्स जो है उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। ओके, तो बस वही चीज हम लोग लास्ट में लिख देंगे। Hence the force acting on the object is 25 न्यूटन, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो 25 न्यूटन का है। ये स्टेटमेंट लास्ट में हम लोग लिख देंगे। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एंटर्स अ हेवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि मान लीजिए एक बुलेट है जिसका मास आपको दिया हुआ है 50 ग्राम। उसका मास कितना दिया हुआ है, उसका मास आपको दिया हुआ है 50 ग्राम। वो जो बुलेट है ना, वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। वो बुलेट 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। एंड मूव करते वक्त क्या होता है, मान लीजिए ये एक बुलेट है, मैं किसी भी तरह से एक बुलेट बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका एक बुलेट है। ओके, इस प्रकार का एक बुलेट है और ये मूव कर रहा है। कितना से मूव कर रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से ये जो बुलेट है ये मूव कर रहा है। तो मूव करते वक्त क्या होता है, इसके रास्ते में एक स्टेशनरी हेवी ब्लॉक आ जाता है, वुडन ब्लॉक इसके रास्ते में आ जाता है। ओके, अब चूंकि ये ब्लॉक इसके रास्ते में आ गया है, तो ये इसको जाकर के हिट करेगा। एंड चूंकि ये जो ब्लॉक है काफी ज्यादा
हेवी है तो होता क्या है, दो केस हो सकता है, या तो ये जो बुलेट है वो इसको चीर करके निकल जाएगा या तो उसके अंदर फंस जाएगा। यहाँ पे कौन सा केस हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो बुलेट है ना वो इसके अंदर जाकर के फंस जाता है, और कितना अंदर जाता है वो ध्यान से समझिएगा, वो कितना पेनिट्रेट कर पाता है, वो कितना पेनिट्रेट कर पाता है, वो 50 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है। यानी कि ये जो बुलेट है ये मान लीजिए कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आकर के अटक जाता है, वुडन ब्लॉक में ये जाकर के अटक गया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आगे बोला गया है एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट, एज्यूम दैट द बुलेट अंडरगोस कांस्टेंट एक्सीलरेशन विद इन द ब्लॉक। यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि आपको क्या करना है कि वो जो बुलेट है जब वो रुका है तो उस बुलेट पे कितना फोर्स लग रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को कहा गया है। आपको ऐसा भी कहा गया है कि आपको मान करके चलना है कि जैसे ही वो ब्लॉक के अंदर घुसता है, जैसे ही वो जो बुलेट है जैसे ही वो ब्लॉक के अंदर एंटर करता है उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है एंड वो आगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया है। मतलब क्वेश्चन काफी अच्छा है कि एक बुलेट है जिसका मास आपको दिया हुआ है, वो बुलेट 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक स्टेशनरी ब्लॉक को वो जाकर के हिट करता है एंड उसके अंदर 50 सेंटीमीटर जाने के बाद वो रुक जाता है। ओके, तो रुकते समय या फिर उस पूरे मोशन के दौरान उस पर कितना फोर्स लगा ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को कहा गया है। ओके, आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको गिवन चीजों पे गौर करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मास लिख देंगे कि आखिर उस बुलेट का मास कितना है। तो मास आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, लेकिन आप सभी को पता है फोर्स ये सब निकालने के लिए हम लोग मास को जो है किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो मास को अगर हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो वो कितना निकल करके आएगा, 0.05 kg वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो मास आप लोगों ने केजी में निकाल लिया। इसके बाद वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है रुकने से पहले, यानी कि कहने का मतलब है कि वुडन ब्लॉक में रुकने से पहले वो वुडन ब्लॉक के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो वो है 50 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। कैसे होता है आप सभी को पता होना चाहिए, 50/100 ये आपका आ जाएगा मीटर में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो मीटर में हमारा क्या निकल करके आ गया, डिस्टेंस जो कि वो वुडन ब्लॉक के अंदर चला है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि वो जो बुलेट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है। वो जो बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है एंड फाइनली उसका जो स्पीड है, उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है, वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। सर 0 कैसे हो गया, क्योंकि वो जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक में जाने के बाद रुक जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने का मतलब है कि उसका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो हो गया 0। इसका मतलब साफ है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन अगर हमें फोर्स निकालना है, अब जब हमें फोर्स निकालना है तो फोर्स के लिए आप ध्यान से समझिएगा, फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए और एक्सीलरेशन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मास तो अवेलेबल है, मास है 50 ग्राम, वो हमें पता है 0.05 kg, लेकिन एक्सीलरेशन हमें पता नहीं है। तो एक्सीलरेशन हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, और कौन सा यूज करेंगे, तो v² - u² = 2as, इस वाले इक्वेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। v² आप सभी को पता है, v आप सभी को पता है जो कि है 0, फाइनल वेलोसिटी उसका 0 होने वाला है। तो यहाँ पे v की जगह पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, u² की जगह पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था और वेलोसिटी आपको कांस्टेंट कहा हुआ था ब्लॉक में घुसने से पहले। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर = 2 × a × s। तो s हम सबको पता है, वुडन ब्लॉक में जाने के बाद वो 0.5 मीटर चलता है, 2 तो 2 ही रहेगा, और हमें यहाँ पर a निकालना है तो a की जगह पे हम लोग a लिख देंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकल करके आएगा ना, वो एक्सेलरेशन आएगा 10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे में एक निगेटिव साइन लगा हुआ है। आप पूछेंगे कि निगेटिव साइन क्यों लगा हुआ है, निगेटिव साइन रिटार्डेशन को दिखा रहा है कि वो जो बुलेट है वो आकर के रुक रहा है, उसका वेलोसिटी जो है पहले ज्यादा था लेकिन बाद में कम हो गया, तो वो रिटार्ड कर, इसका मतलब हुआ कि वहां पे निगेटिव साइन आना चाहिए। बाकी इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो 10,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन है चूंकि इसलिए माइनस आगे लगा हुआ है। अब देखिए, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है, हमारे पास मास आ चुका है, हम लोग यहाँ पे सिंपली अब स्टॉपिंग फोर्स निकाल देंगे। स्टॉपिंग फोर्स हमें निकालने को कहा गया है। स्टॉपिंग फोर्स F कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको दिया हुआ है 0.05 और एक्सेलरेशन हम सभी लोगों ने निकाल लिया है जो कि है -10,000
1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर से हमारा जो फोर्स है, जो स्टॉपिंग फोर्स उस पर लग रहा है, वो निकल करके आ जाएगा 500 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि जो फोर्स है कितना है, -500 न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे जो निगेटिव साइन है, जो स्टॉपिंग फोर्स है वो कितना है, वो 500 न्यूटन है। और यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो ये दिखा रहा है कि जो फोर्स लगा है ना, वो मोशन के अपोजिट साइड लगा है। यानी बुलेट जिस साइड मूव कर रहा है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तभी जाकर के वो बुलेट रुका है। ये चीज यहाँ पे निगेटिव साइन दिखा रहा है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। फाइनल एग्जामिनेशन हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे पीरियोडिक टेस्ट हो, ये क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बैक करके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये क्वेश्चन समझाया था। ओके, इसके बाद देखिए 13th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एन एज फुटबॉलर कन्वर्टेड अ पेनाल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विद अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। द एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड वाज 800 न्यूटन। द मास ऑफ द फुटबॉल वाज 0.4 kg। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देयर फुट एंड द बॉल। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे आपको ना एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में बताया गया कि एक बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है। ओके, वो क्या करता है, वो गोल करता है, पेनाल्टी शॉट लगाते हुए वो गोल करता है एंड फुटबॉल को वो जो है ना 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किक किया है। यानी कि वो फुटबॉल को किस स्पीड से किक किया है, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फुटबॉल को किक करता है और एक बहुत ही अच्छा गोल करता है। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल भी रहा है, आप सभी लोग पेनाल्टी ये सब जानते होंगे क्या होता है, अगर आप देख रहे होंगे तो। द एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड वाज 800 न्यूटन। अब यहाँ पे आपको ये कहा गया है ना कि जब वो किक मारा, यानी कि जब फुटबॉल पर वो लात मारता है तो उस टाइम पर जो फोर्स लगा है, यानी कि जो फोर्स बॉल पर लगा है वो 800 न्यूटन के आसपास का था। ये आपको यहाँ पे बताया हुआ है। उसके साथ साथ आपको फुटबॉल का जो है ना मास भी दिया हुआ है कि उस फुटबॉल का जो मास है वो 0.4 kg है। तो यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि जब वो शॉट लगाने के लिए गया होगा, पेनाल्टी शॉट जब वो लगाने के लिए फुटबॉलर गया होगा, उस टाइम पे वो जो फुटबॉल था और उसका जो पैर था, उसके बीच में कितना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट रहा, यानी कि कितने देर के लिए उसका पैर और वो फुटबॉल कॉन्टैक्ट में रहे, ये आपको यहाँ पे बताने को कहा गया है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए फुटबॉल का जो फाइनल स्पीड था वो कितना हो गया था, 30 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल स्पीड उस फुटबॉल का कितना होगा, पहले तो वो रुका हुआ होगा, उसके बाद जाकर के उस पर लात मारा गया होगा, तो वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल किया होगा। लेकिन शुरू में उसका स्पीड कितना था, शुरू में उसका स्पीड था 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं बताया हुआ है कि उस पर जो फोर्स इम्पार्ट हुआ, यानी कि फोर्स लगा है जो फुटबॉल पे, वो कितना है, वो 800 न्यूटन का है। फुटबॉल का मास कितना है, वो है 0.4 kg। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे। न्यूटन के लॉस ऑफ मोशन का जो सेकेंड लॉ है उसका हम लोग यूज करेंगे। उससे हम लोग क्या जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मास तो हम सभी लोगों को पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है v माइनस यू बाई टी। ओके, फुटबॉल के लिए v माइनस यू बाई टी या किसी भी चीज के लिए वो होता है v माइनस यू बाई टी। वी हमारे पास है, u हमारे पास है, f हमारे पास है। f दिया हुआ है कि कितना फोर्स लगा है और मास भी 0.4 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर से जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो आसानी से निकल करके आ जाएगा। हम लोग सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। f के जगह पे हम लोग 800 रख देंगे, मास की जगह पे हम लोग 0.4 रख देंगे, v हम सबको पता है जो कि है फाइनल वेलोसिटी जो कि है 30, u भी हम सबको पता है जो कि है 0। तो 30 माइनस 0 और नीचे में है t, तो यहाँ पर से t कितना आ जाएगा, t देखिए 0.015 सेकेंड्स। यानी कि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है दोनों के बीच में, फुटबॉलर और फुटबॉल के बीच का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है किक करने से पहले, वो कितना देर का रहा है, वो 0.015 सेकेंड्स का टाइम रहा है। ओके, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए 14th क्वेश्चन, इसमें बोला गया है ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड encounters a rough patch where the force of friction on the object is 7 Newton. At the same time, an additional constant force of 3 Newton opposing the motion is applied on the object. After entering the rough patch, how much distance does the object travel before coming to rest?
यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास आपको यहाँ पे 2 kg बताया हुआ है, वो 10 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है और इसका जो मास आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 kg। 2 kg का ऑब्जेक्ट है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो अपने रास्ते में जब ये रास्ते में चल रहा होता है उस टाइम पे जो है ना क्या होता है, एक ऐसा रफ पैच आता है, यानी कि जिस रास्ते में ये चल रहा है उसी जगह पे क्या होता है, एक रफ पैच आता है। रफ पैच मतलब वहाँ पे रफनेस थोड़ा ज्यादा है और वहाँ पे जो रफनेस है ना उसके चलते उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इस बॉल पे अपोजिट साइड जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को अपोज करता है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब वो रफ पैच के अंदर जाता है तो उस पे जो है ना एक एडिशनल फोर्स, एक अपोजिंग फोर्स हम लोग बोल सकते हैं, पीछे की तरफ लग जाता है। और कितना का लगता है, तो उस पे जो अपोजिंग फोर्स लगता है वो 7 न्यूटन का लगता है। इस रफ पैच पे एंटर करने के बाद उस पे 7 न्यूटन का फोर्स लगता है। आगे कहा गया है कि उसी समय पे क्या होता है, एक एडिशनल कांस्टेंट फोर्स लगता है 3 न्यूटन का, जो कि इसके मोशन को अपोज करता है। यानी कि फिर से क्या हुआ, रफ पैच में एंटर करने के बाद इस पे जो है 3 न्यूटन का एक और फोर्स लगता है। क्या लगता है, 3 न्यूटन का एक और फोर्स, जो कि अपोजिट डायरेक्शन पर ही होता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ही एक और फोर्स लगता है 3 न्यूटन का। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि जब वो रफ पैच में, ये जो बॉल है जब इस रफ पैच में एंटर कर जाएगा तो इन सारे फोर्सेस की वजह से वो धीरे तो होता चला जाएगा एंड एक समय के बाद वो रुक भी जाएगा। देखिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा होता है, उस पे जो है अपोजिट साइड कुछ फोर्सेस लग रहे होते हैं, तो साफ सा बात है कि आगे जाकर के कुछ दूरी चलने के बाद वो रुक जाएगा। तो वही आपको बोला गया है कि रफ पैच में एंटर करने के बाद, मान लीजिए रफ पैच, ओके, ये रफ पैच है, तो इस रफ पैच में एंटर करने के बाद वो कितना दूर चलेगा ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को कहा गया। कितना डिस्टेंस वो चलेगा ये आपको निकालने को कहा गया कि इससे पहले वो रुक जाए, तो रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस चलेगा ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को कहा गया है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग को जो भी गिवन चीजें हैं ना वो आप लोग लिख दीजिए। हम लोग हर क्वेश्चन में वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, जो भी गिवन चीजें हैं वो हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग m लेकर के चल रहे हैं, वो आपको दिया हुआ है 2 kg। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रफ पैच में जाने के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है, तो 0 हो गया, क्योंकि बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप कर गया, रुक गया है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं v लिखना भूल गया हूँ, आप लोग यहाँ पे v लिख लीजिएगा, ओके। यहाँ पे जैसे कि ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग यहाँ पर v लिख लीजिएगा, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका हो जाएगा 0, क्योंकि फाइनली वो रुक जाता है। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, जब वो रफ पैच पे एंटर करता है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, वो होता है 7 न्यूटन, और एडिशनल अपोजिंग फोर्स, यानी कि और एक फोर्स जो है उसके मोशन को अपोज कर रहा होता है, वो कितना है, वो है 3 न्यूटन। तो टोटल अपोजिंग फोर्स, टोटल जो फोर्स उस बॉल पर लग रहा है जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा है, वो कितना है, तो टोटल फोर्स यहाँ पर है 10 न्यूटन, ओके। कितना है, 10 न्यूटन का टोटल फोर्स उस पर लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन का। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना एक्सेलरेशन निकालेंगे कि रफ पैच में एंटर करने के बाद उसका एक्सेलरेशन क्या है। तो देखिए फोर्स हम सबको पता है जो कि अपोजिंग फोर्स है, जो कि है 10 न्यूटन का, और जो मास है वो आप सभी लोगों को दिया हुआ है 2 kg का, उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस बॉल का मास है। तो यहाँ पर से जो एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 5। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे निगेटिव साइन लगाया हुआ है। तो निगेटिव साइन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि वो रिटार्डेशन को शो कर रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि बॉल आगे जाकर के रुक जाएगा, ओके, वो रिटार्ड कर रहा है, उस पर अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी निगेटिव आएगा। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन हाँ जो एक्सेलरेशन है, ओवरऑल एक्सेलरेशन है डायरेक्शन के साथ, वो हमेशा निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे रिटार्डेशन के चलते एक माइनस हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें क्या निकालना है, हमें एस निकालना है कि वो रफ पैच में जाने के बाद, रफ पैच में एंटर करने के बाद वो कितना दूर चलेगा, ये आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो कि है v² - u² = 2as। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके। इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हम सबको पता है जो कि है 0, फाइनली उसको रफ पैच में जाने के बाद रुक जाना है। इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो रफ पैच में एंटर किया है वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आपका हो गया LHS। RHS में देखिए 2 तो RHS में 2 तो आना ही है। इसके बाद A एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, एक्सेलरेशन जो है वो आएगा -5। और S क्या है, कितना, एस क्या है कि कितना डिस्टेंस वो चलेगा उस रफ पैच के अंदर। तो यहाँ पे उसको हम लोग रख देंगे। तो आप जब पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो एस है वो निकल करके आ जाएगा 10 मीटर। कितना निकल करके आ जाएगा, 10 मीटर, यानी कि रुकने से पहले रफ पैच के अंदर वो 10 मीटर चलेगा। तो बस वही चीज़ हमें यहाँ पे निकालना था, जो हम लोगों ने निकाल दिया।
इसके बाद देखिए 15th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें आपको ना एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ए ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो, ए प्लगिंग टूल ऑफ मास m1 विद अ नेट फोर्स f रिजल्टिंग इन एन एक्सेलरेशन ऑफ a1। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक ट्रैक्टर जो है ना वो एक हैरो को पुल करता है। हैरो क्या है, तो मान लीजिए एक प्लगिंग टूल है, ओके, जो कि खेती बाड़ी में काम आता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हैरो का जो मास है वो m1 है और वो जो ट्रैक्टर है उसे नेट फोर्स f से पुल कर रहा है। f फोर्स लगा करके उसे पुल कर रहा है और पुल करने से जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, वो a1 है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब f फोर्स लगाया गया m1 मास पर तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, a1 हुआ। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। इसके आगे पढ़ते हैं, द सेम ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रॉली ऑफ मास m2 विद अ फोर्स f प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ a2। अब देखिए आगे ये कहा गया है कि वही सेम ट्रैक्टर सेम ही है, अब वही सेम ट्रैक्टर क्या करता है ना, एक ट्रॉली को पुल करता है। पहले एक हैरो को पुल किया, अब ट्रॉली को पुल करता है और ट्रॉली का मास कुछ दूसरा है। ट्रॉली का जो मास है वो है m2, लेकिन वो जो फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स पहले f लगाया था, उसी फोर्स से वो फिर से उसको पुल करता है। किसको करता है इस बार ट्रॉली को पुल करता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो a2 होता है। ऑब्वियस सा बात है, फोर्स सेम रहने से क्या होगा, मासेस तो अलग अलग है। पहले वाले का मास m1 था तो एक्सेलरेशन a1 हुआ, दूसरे वाले का मास m2 था तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ a2 होगा। वही आपको दिया हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। इफ द ट्रैक्टर नाउ पुल्स द ट्रॉली विद द हैरो प्लेस्ड ऑन इट। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि अगर अब क्या हो ना कि जो ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर पुल कर रहा है चीजों को, वो ट्रैक्टर अब क्या करे कि दोनों को एक साथ पुल करे। कहने का मतलब है कि जो आपका ट्रॉली है उसके ऊपर हैरो रखा हुआ रहे। जो ट्रॉली का मास आपको m2 दिया हुआ था और जो हैरो का मास आपको m1 दिया हुआ था, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। अब वही फोर्स से जो ट्रैक्टर है उन दोनों को एक साथ पुल कर रहा है, यानी कि खींच रहा है विद द सेम फोर्स f, उसी सेम फोर्स f के साथ उसको पुल कर रहा है, खींच रहा है। देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ a1 एंड a2 इग्नोर फ्रिक्शन। तो अब आपको ये कहा गया है कि आपको क्या करना है ना, जब उसी फोर्स से उन दोनों को एक साथ खींचा जाएगा तो क्या एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होगा, वो आपको यहाँ पे निकालने को कहा गया है। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग हैरो के लिए बात करेंगे। तो जब हैरो का बात किया गया है क्वेश्चन में, उस टाइम पे क्या बोला गया है कि हैरो पे जो फोर्स लगाया गया है वो कितना था, वो फोर्स था f। हैरो पे f फोर्स लगाया गया है, ओके, और इस f फोर्स से क्या किया गया है, m1 मास को खींचा गया है एंड उसको खींचने में जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है वो a1 का जनरेट हुआ है। यानी कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 इंटू a1। ओके, तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से हम लोग a1 का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है और m1 तो m1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a1 का वैल्यू निकाल लेंगे कि a1 एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, तभी तो आगे जाकर के हम लोग उसका यूज करेंगे एंड एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a1 निकाल लेंगे। तो a1 कितना आएगा, a1 आएगा f बाई m1। ये आपका आ जाएगा a1 एक्सेलरेशन, जिससे वो हैरो आगे बढ़ रहा होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रॉली के लिए। तो ट्रॉली के लिए f इज इक्वल टू m2 a2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है एंड ट्रॉली पे भी सेम फोर्स f लग रहा है, लेकिन मास अलग है और एक्सेलरेशन अलग है, लेकिन जो प्रोडक्ट है दोनों का, मास और एक्सेलरेशन का, इस केस में वो f ही है। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा f इज इक्वल टू m2 इंटू a2। तो यहाँ पर से क्या निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पर से निकल करके आ जाएगा f अपॉन m2। क्या निकल करके आ जाएगा, निकल करके आ जाएगा f अपॉन m2। आप ध्यान से समझिएगा कि जब दोनों मासेस एक साथ होंगे, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला मास m1 जो कि किसका था, जो कि था हैरो का, एंड दूसरा वाला मास जो कि ट्रॉली का था m1 m2, वो दोनों जब एक साथ रखे जाएंगे अब तो टोटल मास उन दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा, टोटल मास यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा आपका टोटल मास। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो टोटल मास हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वो हम लोग एक अलग तरीके से लिख रहे हैं। m1 प्लस m2 यहाँ पे टोटल मास होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब किया क्या गया है ना कि यहाँ पे m1 का अलग से वैल्यू और m2 का अलग से वैल्यू फोर्स और एक्सेलरेशन के टर्म में निकाल लिया गया है। तो देखिए जब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखिए f इज इक्वल टू क्या था, f इज इक्वल टू था m1 a1। ओके, ये था। तो अब यहाँ पे अगर आप m1 निकालोगे तो m1 कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन a1 आ जाएगा, और जब आप m2 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा f अपॉन a2। तो बस वही चीज यहाँ पे m1 प्लस m2 में किया गया है, f अपॉन a1 प्लस f अपॉन a2। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये आपका टोटल मास हम लोगों ने फोर्स और एक्सेलरेशन के टर्म में निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए रिजल्टिंग एक्सेलरेशन जो होने वाला है, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ कि जब दोनों मासेस को एक साथ रखा
क्या है, उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो देखिए फोर्स तो अभी भी वही लग रहा है, मास बदल गया है। मास क्या हो गया, मास हो गया है m1 प्लस m2। तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन a जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा f अपॉन, तो जो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन a है, जो एक्सेलरेशन a है, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो रहा है कि जब दोनों को एक साथ रख दिया गया उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा फोर्स अपॉन टोटल मास। तो फोर्स अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल मास यहाँ पर है m1 प्लस m2, और m1 प्लस m2 का एक्सप्रेशन जो है हम लोगों ने फोर्स और एक्सेलरेशन के टर्म में ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो बस वही चीज हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इस चीज को हम लोग यहाँ पर रख देंगे और इसको यहाँ पर से हटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, f अपॉन m1 प्लस m2 ये जो था इसके जगह पे रखा गया f अपॉन, और m1 प्लस m2 की जगह पे क्या रख दिया गया, देखिए इसको रख दिया गया। ओके, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का बन गया कि f अपॉन, और नीचे में क्या है f अपॉन a1 प्लस f अपॉन a2, ऐसा यहाँ पर बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस f को जो है नीचे में से कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे समझा रहा हूँ। f अपॉन, यहाँ पे हम लोगों ने f को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये f और ये f आपस में कट जाने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, कट जाने वाले हैं। जब ये कट जाएंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा 1 अपॉन, नीचे में 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2, ऐसा कुछ बचेगा। अब नीचे में हम लोग अगर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने से क्या होगा वो देखिएगा। अब अगर हम लोग नीचे में यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे में एलसीएम लेने से क्या होगा वो समझिए, 1 अपॉन, और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग नीचे में एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा a1 a2, ये हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा a2 प्लस a1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो a का बन करके आएगा वो क्या आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो a का बन करके आएगा वो आ जाएगा a इज इक्वल टू a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। ये आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन जब दोनों मासेस एक साथ होंगे। और ये किसका एक्सप्रेशन था, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन था। तो ये देखिए ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया a इज इक्वल टू a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। ये फाइनल एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन का निकल करके आया है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है समझते हैं। When the pole of a bar magnet is brought close to a magnetic compass, the bar magnet and the compass needle, which is also a magnet, exert a magnetic force on each other। यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि जब बार मैग्नेट का पोल को मैग्नेटिक कंपास के पास में लाया जाता है तो बार मैग्नेट और कंपास नीडल भी क्या है, वो भी एक मैग्नेट ही है। तो दोनों एक दूसरे पे जो है ना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दोनों जो फोर्सेस एक दूसरे पे लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और उनका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, अलग अलग होगा, उल्टे डायरेक्शन में वो दोनों फोर्सेस लग रहे होंगे। हाउएवर द कंपास नीडल मूव्स व्हेयरएज द बार मैग्नेट डज नॉट मूव, एक्सप्लेन व्हाई। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हालांकि दोनों पे सेम फोर्सेस लगता तो है लेकिन जो बार मैग्नेट है ना वो मूव नहीं करता है, वहीं पे जो कंपास नीडल है वो मूव करता हुआ दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है वो चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो आइए आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द बार मैग्नेट एंड द कंपास नीडल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग ये बात जानते हैं कि जो बार मैग्नेट है और जो कंपास नीडल है वो दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाते हैं एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स वो दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। हाउएवर द कंपास नीडल हैज अ वेरी स्मॉल मास एंड कैन रोटेट फ्रीली सो इट मूव्स इजीली। देखिए यहाँ पे ये बात समझना पड़ेगा कि जो कंपास नीडल है ना वो काफी ज्यादा छोटा होता है, उसका मास भी काफी कम होता है एंड वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, इसीलिए वो आसानी से मूव कर जाता है। द बार मैग्नेट हैज अ मच लार्जर मास एंड इज यूजुअली हेल्ड फर्मली। वहीं पे जो बार मैग्नेट है उसका मास काफी ज्यादा होता है और वो जहां भी रहता है बहुत ही मजबूती से रहता है। सो द सेम फोर्स प्रोड्यूसेस नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन एंड इट डज नॉट मूव। तो वही सेम फोर्स लगा है उस पर भी लेकिन फिर भी वो जो फोर्स है वो उतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है जिसके चलते वो मूव कर जाए। इसीलिए वो जो मैग्नेट है वो मूव नहीं करता है लेकिन जो कंपास नीडल है वो मूव कर जाता है। ओके, तो यहाँ पे मास के चलते ऐसा हो रहा है कि नीडल का मास काफी ज्यादा कम है तो उस फोर्स के चलते वो मूव कर जा रहा है, लेकिन वही सेम फोर्स जब उस बार मैग्नेट पे लग रहा है
तो वो उतना एक्सेलरेशन उसको नहीं दे पाता जिसके चलते वो मूव कर जाए, इसीलिए वो मूव नहीं कर पाता है। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाने का कोशिश किया है बच्चों। एंड बच्चों इस चैप्टर में आपको इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, टोटल 16 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में दिए गए थे और वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है, कर लिया है। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो पूरा हो गया। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को क्लास 9 के लिए और भी हेल्पफुल लिंक्स दिए गए हैं, तो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।